के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है, उसके लिए ज़रूरी है कि जिन्होंने मुस्तकबिल को आगे लेकर चलना है उनकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक मसला जो तमाम वालिदैन को फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि समटाइम्स उनको समझ नहीं आती कि जब बच्चे ज़िद कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, तो वो किस तरह से हैंडल करें कि उनकी नफ्सियात के ऊपर भी असर ना पड़े, एट द सेम टाइम वो कुछ लर्न भी कर लें। तो आज हमने सोचा इस इशू को डिस्कस करते हैं कि जिस वक्त आपका बच्चा रो रहा हो, मुजम्मिल साहब को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, माशाल्लाह 2 बेटियों के बाप हैं, तो मैं मुजम्मिल से भी पूछूंगी सबसे पहले तो वो किस तरह से हैंडल करते हैं जब उनकी बेटी रो रही हो या चिल्ला रही हो। एंड देन हमारे साथ एक्सपर्ट भी डेफिनेटली मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानूँ। लेकिन मुजम्मिल की तरफ, मुजम्मिल जब हमारी छोटी जो मुजम्मिल पार्ट 2 है वो जब चिल्ला रही होती हैं, रो रही होती हैं, हाउ डू यू हैंडल हर? जी, मुजम्मिल पॉइंट 1 जब रो रही होती हैं, चिल्ला रही होती हैं, तो आपने उसको उसका टेंट्रम थ्रो करने देना है। लेकिन उस टेंट्रम के दौरान आपका पार्ट कभी भी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो नहीं करते हैं, गुस्सा करने वाला नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि क्यों चीख रहे हो, चुप कर जाओ, ये सप्रेस नहीं करें। वो बच्चा है, वो एक्सपेरिमेंट करेगा अपने इमोशंस के साथ, हंसेगा, खेलेगा, चीखेगा, जिद करेगा, ठीक है। आप उसको उसका सर्कस कर लेने दें। और ये एक ऐसा मामला है कि मुजम्मिल भी इसके अंदर एक्सपर्ट बन सकते थे जितना माशाल्लाह वो उनके बारे में बात करते, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं सूबिया खतीब, और काफ़ी अरसे के बाद हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो हम उनको करेंगे सबसे पहले तो वेलकम और उनसे जानेंगे कि वो कैसी हैं, ज़िंदगी कैसी चल रही है। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, हैप्पी टू सी यू बोथ। और जैसे आपने कहा ना वो सर्कस को आसानी से मैनेज कर रहे होते हैं, दैट्स वंडरफुल टू हियर फ्रॉम यू। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, फैमिलीज को मैनेज करते करते, कपल्स को मैनेज करते, और उनके दरमियान जो बच्चे आके कॉम्प्लिकेशन और बच्चों को कैसे ठीक करना है उनके लेवल पे मैनेजमेंट चल रही है। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द अगर आप जनरली देखें, आपका क्या एनालिसिस है? हमारे यहाँ पर बच्चों को स्पेशली जब रो रहे होते हैं, मुझे तो याद है हम बचपन में जब रोते थे तो हमें तो अच्छी खासी पढ़ भी जाती थी ना। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा मुझे ही पढ़ी है, मैं बहुत ज़िद्दी हुआ करती थी, और कुछ लोग कहते हैं अभी भी हूँ। लेकिन कैसे बच्चों को हमें करना चाहिए हैंडल? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो रोना है ना, एक इमोशन है। जब हम पैदा होते हैं तो अगर बच्चा रोए ना तो हम कहते हैं ज़िंदगी की अलामत नहीं है, उसे रुलाया जाता है। तो ज़िंदगी में जो रोना है ना, ये बेसिक इमोशन है, लेकिन इसको किस हद तक लेके जाना चाहिए और किस तरह मैनेज करना चाहिए, इसकी समझ हमारे वालिदैन के लेवल पे भी नहीं होती। क्योंकि रोना तो गाली है, रोना तो कमज़ोरी है। रोने के लेवल पे तो हम फील करते हैं, दूसरा बंदा तो इसको फील करता है कि यार इसको कुछ हो गया है जी। उसको वो बेसिक इमोशन पहले नहीं लेता। जैसे इन्होंने कहा ना, उसको पूरा सर्कस कर लेने दीजिए। बेसिकली 12 मिनट की एक विंडो होती है जो बच्चे का जब इमोशन किसी लेवल पे आता है, किसी लेवल पे जैसे उसे कोई चीज़ नहीं मिली, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आते हैं ना, तो बॉडी के अंदर टोटल न्यूरोकेमिस्ट्री उसकी फैल रही होती है। लेकिन क्योंकि माँ बाप के लेवल पे रोना, इसका मतलब शायद उनके लेवल पे कोई कमी है, वो प्रॉपरली बता नहीं पा रहे, या वो क्योंकि सप्रेशन के लेवल पे भी स्टार्टिंग में आप लोगों ने ओपनिंग में बड़ी खूबसूरत बात की। इमोशन रोने वाले को हमेशा या गुस्से वाले को हमेशा क्या कहा जाता है, करो नहीं, सप्रेस के लेवल पे, यानी उसको दबाने की कोशिश की जाती है। तो बच्चों के लेवल पे जब रोने की एपिसोड चलती है, मैं एपिसोड कहूँगी, ये उनका एक बिहेवियर होता है जिसकी थ्रू आप देखें एक बेसिक फिलॉसफी समझते हैं, उसके बाद हम आसानी से ना इसकी मैनेजमेंट पे जा सकेंगे। जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो वो सारा वो रिसीव करता है जो हम सब अडल्टहुड पे रिसीव कर रहे होते हैं। यानी उसकी न्यूरोकेमिस्ट्री ऐसी हो जाती है कि वो हर चीज़ को समझ, सोच उस तरह से, लेकिन मोटर लेवल पे वो कर नहीं सकता। यानी उसके पास वो लफ्ज़ नहीं होते, वो उस तरह से कह नहीं पा रहा होता। तो रोना एक ऑपरेशनली केपेबल नहीं होता उस टाइम पर, ठीक है। तो रोने के लेवल पे वो एक्सप्रेशन करता है कि यार मुझे कुछ चाहिए। तो हम रोने को उसकी कमजोरी, हम रोने को उसको चिड़चिड़ापन, हम रोने को बहुत से और लेबल कर देते हैं, जिसकी बेसिस पे हमें ये होता है चुप करके बैठो, ना करो, ये रो क्यों रहे हो, खामोश हो जाओ पहले। जो हम टर्म्स बोलते हैं ना, तो वो सारी करने की वजह से वो एकदम से बच्चा क्या करता है, सबसे पहले तो अपने रोने को कंट्रोल करने की कोशिश, और उसमें मजीद वो क्या कर रहा होता है, वो फेज फील कर रहा होता है। अच्छा, तो 12 मिनट की विंडो जो है ना, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, बट फॉर आवर व्यूअर्स, हमारे स्क्रीन पे इस वक्त नंबर्स चल रहे हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपका बेटा या बेटी है जो रो रहा है, आप हैंडल नहीं कर पाते एपिसोड्स को, या चीख रहा है, या चीज़ें फेंक रहा है, वायलेंट बिहेवियर हो रहा है, तो डू कॉल अस और आप एक्सपर्ट से बराह रास्त बात कर सकते हैं, आपको एडवाइस भी दे सकती हैं। प्लीज कंटिन्यू। 12 मिनट की विंडो 12 मिनट की विंडो ये होती है कि 12 सेकंड टू 12 मिनट तक बच्चे के उस बिहेवियर को उसको करने दें, सप्रेस ना करें। बात का तो होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता,
एक तरफ हांडी चल रही होती है, एक तरफ वीडियो कॉल ऑफिशियल चल रही होती है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है पेरेंट के लेवल पे। इवन फादर है तो फादर कहते यार इसे संभालो, मुझसे नहीं संभल रहा। यूजुअली तो इस तरह की पार्टनरशिप चल रही होती है। तो बहुत से लेवल पे बेसिक इमोशन के एक्सप्रेशन के लिए उसे 12 मिनट की विंडो अगर देते हैं, और इस एक्सप्रेशन का होना कोपिंग मैकेनिज्म, बच्चा अगर रोता है तो इसका मतलब अपने रवैये के थ्रू वो हेल्दी इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं। मोहम्मद उस्मान रावला कोट से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, क्या सवाल है आपका? जी गुस्सा ये है कि सवाल ये है कि बच्चा गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, तो आप हैंडल कैसे करते हैं उसको? आई थिंक खामोशी से करते हैं। उन्होंने खामोशी से बताया कि वो खामोश हो, जरूरी नहीं है। बच्चा बहुत रोता है भाई। अच्छा, जिनका भी बच्चा बहुत रोता है, सबसे पहले ये नहीं कि क्यों रोता है, किस वजह से रोता है, वजह को देखें। बाज़ फिजिकल लेवल पे उसकी अंडरस्टैंडिंग, हम कहते हैं ना बेसिक न्यूरोलॉजिकल कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस होती है, बच्चे को एंजाइटी हो जाती है, बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। आजकल ट्रेंडिंग में ADHD, ऑटिज्म, बहुत सी बीमारियों के नाम ना सुनते हैं लोग। सबसे पहले फिगर आउट करें कि एक्चुअली मसला कहाँ है, और आप अपने लेवल पे लेमैन कैसे कर सकते हैं कि रिपीटेशन में क्या वो हर जगह पे प्रॉब्लमेटिक का शिकार है। जैसे फर्ज किया वो घर के लेवल पे उस्मान कह रहे हैं कि गुस्सा बहुत करता है, तो गुस्से में कभी कभार रोना नहीं भी आता, उसमें सिर्फ अग्रेशन होता है बगैर रोए। अभी जो लास्टली आपका सेगमेंट चल रहा था तो उसमें क्या हुआ, एग्रेशन आया जिसपे इतना शूट और ये वो सारी चीजें। अच्छा, ये एग्रेशन की फॉर्म बैक एंड पे कोई ना कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वो गुस्सा किस इन्हें पहले तो जानना है कि गुस्सा क्या वो सिर्फ घर में कर रहा है या बाहर भी करता है। पहली चीज चेक कर लें। स्कूल से अगर थका आता है तो क्या घर पे आके सप्रेस इमोशन जो वहाँ पे स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाता, घर आते साथ रोता चिल्लाता। मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है, लेकिन हमारे साथ लाइव कॉलर है। बिल्कुल, मलिहा मौजूद है हमारे पास इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मलिहा, आपका क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे भाई का बेटा है, 4 इयर्स उसकी एज है, और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उसकी ये आदत है कि वो मदर के साथ बहुत अटैच्ड है। सोना, जागना, खाना पीना, और वॉशरूम जा रही है मदर तो वो कहता है मैं वॉशरूम में भी जाऊंगा। और अब वो माशाल्लाह 4 इयर्स का हो गया है, वो फोन पे भी किसी से बात नहीं करने देता, और किसी के घर जाए तब भी वो फौरन कहता है बस घर वापस चलें। और अगर कन्वर्सेशंस कर रहे हो तब भी वो अपनी मदर को बार बार इंटरप्ट कर रहा होता है। और टॉयज में भी उसका कहीं पे भी जाके दिल नहीं लग रहा होता, कहीं घूमने फिरने भी जाए तब भी वो कहता है कि राइड पे भी बैठूंगा तो मेरी मम्मा मेरे साथ हो। तो इस तरह के बिहेवियर के लिए कोई आप बता सकते हैं क्या रीजन? बिल्कुल, क्वेश्चन टेकन। मलिहा सुनते रहिए जी। हाँ, जो पहला क्वेश्चन था इसको दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए हम कंप्रीहेंड कर लेते हैं। पहला उन्होंने गुस्से का कहा, और सेकंड वाले कह रहे हैं कि क्लिंगिंग चाइल्ड है, ऐसा बच्चा है जो बहुत अटैच्ड है अपनी माँ के साथ, जिसकी वजह से माँ भी कुछ नहीं कर पाती और वो बच्चा भी किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाता। तो इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे क्या हो गया, वो एक्सप्रेस कर रहा है दोनों लेवल। एक बच्चा गुस्से के साथ एक्सप्रेस कर रहा है और एक बच्चा अपनी अटैचमेंट के साथ वो कर रहा है। इन दोनों के लेवल पे बच्चे की रिक्वायरमेंट है। एक तो पेरेंटिंग बहुत रोल अदा करती है, जहाँ पे गुस्सा बच्चा कर रहा है तो वहाँ पे माँ बाप एक्चुअली किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। जैसे हम कहते हैं ना मिरर न्यूरॉन, बच्चा यानी बच्चा जब हम कह रहे हैं तो 10 साल से पहले जितने भी बच्चे हैं वो जो कर रहे होते हैं वो माँ बाप की बेस, उन्होंने जो लर्न किया है माशरे से, गार्डियन है, हाँ, देख के कर रहे होते हैं। सेंसरी में सबसे ज्यादा देखना और सुनना जो है ना, उसने वो जो रिसीव किया है उसकी बेसिस पे वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो जो गुस्से वाले रावला कोट से भाई की कॉल थी, उनके लेवल पे वो देखें कि गुस्सा वो कहाँ से कैच कर रहा है। उसके लेवल पे जो ही वो मैनेजमेंट पे जाएंगे तो गुस्सा को कैसे मैनेज करना है खुद ब खुद वो अपने, अगर वो बाज़ लोग ना अपने डिनाइल में होते हैं, कहते हैं मैं तो गुस्सा नहीं करता, लेकिन जब सिचुएशन आती है वो सबसे ज़्यादा करते हैं और बच्चा उसी चीज़ को पिकअप कर लेता है और वो अपने मेन पेरेंट से ही करता है, अम्मा से या अब्बा से। यहाँ पे दूसरे केस के लेवल पे जहाँ पे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ना, अब माँ का अपना एंशियस, मैं ये लेबल नहीं कर रही लेकिन मैं ये स्टाइल बता रही हूँ। ज़्यादातर मदर के अपने एंशियस ट्रेड्स होते हैं जो बच्चे को स्टार्टिंग में ना वो दूध खुद पिलाना, सब कुछ करना इतना ज़्यादा होता है कि डिपेंडेंसी बच्चे, फिर बच्चा डिटैच नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे की सोशल स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं, थोड़ा सा उसको आपने स्पेस टाइम देना होता है। तो आप इतना डिपेंडेंट अपने पे कर देते हो कि बच्चा एक सेकेंड भी उस बॉडी की अटैचमेंट से डिटैच नहीं हो पा रहा होता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी बेसिस पे बच्चे की सोशल, अब वो सोशल एंजाइटी का शिकार हो चुका है इस लेवल जो बच्चा है, जिस तरह से वो बता रही हैं, अब वो बच्चा किसी और से इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहता। उनको क्या करना चाहिए? उनको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पेस टाइम दे। जैसे फर्ज किया वो आहिस्ता आहिस्ता से उसे कहें कि रोल टाइम होता है ना कि वो कॉर्नर है वहां जाके 10 मिनट बैठो, स्टार्ट में आहिस्ता आहिस्ता उसे डिटैच करें अपने से, टास्क्स दे दें, इंटरेस्टिंग टास्क दे दें, इंटरेस्टिंग टास्क। और अगर वो रोना शुरू कर दे बहुत ज्यादा, रोने के लिए आप कम से कम 10 मिनट 15 मिनट उसे रोने दें,
बात का तो होता है वो कोप कर रहा है ना, क्योंकि वो उसका बॉडी क्रेव करता है कि मम्मा साथ हो, मम्मा साथ हो। तो उसके लेवल पे आपकी डिटैच, आप कभी उस टाइम पे इम्पेशेंस मदर हो जाती है या पेरेंट्स के लेवल पे, जो भी गार्डियन है मेन, तो असल में इम्पेशेंस नहीं होना आपने अपने लेवल पे। अच्छा, मैं जो सवाल पूछना चाह रही थी उसके बाद हमारे पास एक कॉलर भी है, उनकी तरफ भी मैं आती हूँ। हम शुरू में जब बच्चा पहली मर्तबा चीखता है तो हम उसको चुप करवाने के लिए फौरी तौर पर जो भी चीज़ वो मांग रहा होता है दे देते हैं। यस। उससे उसने ये, मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट एक्सपर्ट, मुझे ऐसा लगता है उससे उसने लर्न कर लिया कि जब भी मैं चीखूंगा या मैं चीखूंगी तो मुझे वो चीज़ मिल जाए। हथियार बना लिया ना, हथियार बना लिया। तो जिस वक्त बच्चा पहली मर्तबा या शुरू में चीखना शुरू करे तो उस वक्त पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए, क्या उनकी टोन होनी चाहिए, क्या उनको चीज़ दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये थोड़ा सा गाइड करें। सिंपल इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाते हैं स्क्रीन के हवाले से। जैसे बच्चा, आजकल हम स्क्रीन बिल्कुल पहले हम खुद आदी बनाते हैं और फिर आदी बनाते हैं, हर बच्चे को कहते हैं बैठो ताकि मैं कोई काम कर लूँ। उस टाइम पे जब आप उसे स्क्रीन दे रहे होते हैं, हम कहते हैं बच्चा समझेगा नहीं, हम उसे कहते हैं 15 मिनट के लिए ये तुम देखोगे और ये कंटेंट क्या है, सुपरवाइज्ड है। हम कोई भी चीज़ जब प्रोवाइड कर, जैसे मोबाइल फ़ोन दे दिया, आईपैड दे दिया, कोई भी ऐसी चीज़ दे दी जिसमें हम गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करते, बगैर मैनुअल के हम उसे पकड़ा देते हैं और वो उसको प्रैक्टिस करता है, बाद में हमें लगता है यार ये तो हर टाइम फ़ोन में घुसा रहता है। जब भी आप कुछ देते हो प्यार की सूरत में, किसी टेंजिबल की सूरत में, उस सूरत में आपकी गाइडलाइन जरूर, आप कनेक्शन नहीं बिल्ड करते हो, आप सिर्फ एक्सचेंज करते हो। ये जो ट्रांजैक्शनल सा ताल्लुक हो चुका है ना हमारा अपने बच्चों के साथ, इसको अच्छा हम कंटिन्यू करते हैं। सज्जाद वेट कर रहे हैं चीचा वतनी से। सज्जाद, पहले आपका क्वेश्चन लेंगे, फिर इस्लामाबाद से हमारे पास शाजिया भी मौजूद है। तो सज्जाद, पहले आपकी तरफ आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, और आपका सवाल क्या है? सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक बेटा है जो अक्सर बीमार रहता है, तो उसका वो पहले तक वो पानी की उल्टी करता था तो बेहोश हो जाता था, तो उसके बाद वो फिर इलाज उसका 2 साल से चल रहा है, लेकिन अभी वो काफी जिद्दी हो गया है। जो डॉक्टर ने दवाई जो बंद कर दी, पहले मिर्गी का बताया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अल्लाह ताला उनको सेहत दें, बीमारी की वजह से जिद्दी हो गए। आपका सवाल आ गया। शाजिया, आपका सवाल। शाजिया, आप साथ मौजूद हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाजिया, बताइएगा। जी, मेरी बेटी 11 साल की है, बड़ी अग्रेसिव है, अकेली है। तो उसका इशू ये है कि उसकी ना सोशल एक्टिविटीज जो है ना बच्चों के साथ जल्दी अट्रैक्ट नहीं होती है, फौरन उसकी ब्रेकअप हो जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। हर वक्त वो फिर गुस्से में रहना या फिर बहुत ज़्यादा वो एक्सेप्टेशंस होती हैं उसकी जो पूरी शायद नहीं हो पाती, गुस्से में आगे से मारती भी है। तो माशाल्लाह वैसे ज़हीन भी है, बट इस तरह की कुछ चीज़ें जिसकी वजह से थोड़ा सी ना समझ नहीं आ रही कि उसको डील कैसे करें। अकेले होने की वजह से ऐसे है या कि उसको हम नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। ठीक, रिलेशनशिप बिल्ड करने में उनको प्रॉब्लम। एक सवाल मैं पूछ लूं, आप या आपके हस्बैंड में से या घर में से कोई भी अग्रेसिव है जिनको देखकर हो सकता है उन्होंने सीखा हो? सिर्फ ये सवाल है मेरा। हाँ, उनके फादर थोड़े से गुस्से वाले हैं। ठीक है, आप सुनती रहिए, हम जरा जान लेते हैं सोबिया से। थोड़े से गुस्से वाले हैं, थोड़े से गुस्से वाले हैं। हम सब थोड़े थोड़े गुस्से वाले हैं, फिर आग में गोला कब हो जाते हैं पता नहीं चलता। हाँ। खैर, पहला जो सवाल था फादर का, जिसके लेवल पे वो कह रहे थे कि 2 साल से मेरे ख्याल से इलाज भी चल रहा है। बाज़ का तो ये होता है कि एपिलेप्टिक पेशेंट, अब मुझे नहीं आइडिया क्योंकि डिटेल हम हिस्ट्री इस टाइम तो नहीं ले पा रहे होते, कुछ ना कुछ ऐसा मसला हुआ होगा जिसकी बेसिस पे उन्होंने दवाइयाँ ली और मेंटेनेंस की तरफ गए। अब बच्चे के लेवल पे जो एग्रेशन का उन्होंने शायद बताया, जिद्दी हो जाता है। अब बच्चा जब फ़र्ज़ किया जो उसके सराउंडिंग कर रहे हैं और वो नहीं कर पाता, अपनी सेहत की वजह से उठ नहीं पाता, एनर्जी नहीं लग रही, या माँ बाप बार रोक रहे होते हैं या नहीं जाना क्योंकि कंसर्न प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, तो उसके बेसिस पे वो अपने उन इख्तियार को जो एक्चुअली वो हासिल नहीं कर पा रहा, छोटे छोटे उसके जो फन लविंग काम है जो भी वो, तो उसकी बेसिस पे उसके बॉडी के अंदर एजिटेशन आती है। अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल। अब उस एजिटेशन को मैनेज करने के लिए पेरेंट्स को हमेशा क्या करना होता है, मैं जब भी फैमिली, क्योंकि ज़्यादातर मैं 13 साल से ऑनवर्ड बच्चों को देखती हूँ और फैमिली इश्यूज़ को देख रही हूँ, तो उसमें मैं कहती हूँ कि अगर आप 45 मिनट भी प्योरली बच्चे को कंसंट्रेट करके ना, जैसे बच्चा पास बैठा है तो उसको सिर्फ इमोशनल रेगुलेशन सिखा देते हैं। जज्बाती लेवल पे रेगुलेट ना माँ बाप हैं और ना बच्चा को कर पा रहे। माँ बाप जब खुद नहीं है इमोशनली रेगुलेटेड तो वो बच्चे को कैसे करेंगे? जज्बाती तौर पर उस टाइम पे अगर उसकी जिद है ना, तो आप 1 मिनट भी कंसंट्रेट करके उसको सुनते हैं कि यार बताओ हो क्या रहा है, सिर्फ इतना क्वेश्चन कि हो क्या रहा है। अम्मी सुन रही है ना? सुन रही है ना? इंटरनल बॉडी के अंदर इंतशार मचता है एक्चुअली। आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे हम कहते हैं कोई भी एक नेगेटिव कम्युनिकेशन आपकी 4
पॉजिटिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड करती है। तो हर टाइम की जिद उसके बॉडी में तो कितना इंतजार कर रही होगी कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा। तो इस लेवल पे वो पेरेंट जो एक्चुअली अपने बच्चे की जिद को मैनेज करना चाहते हैं उससे सिर्फ पूछें हो क्या रहा है, फिर जो समझ आती है ना, क्योंकि माहौल को तो आप इतना समझ जाता है माँ बाप, उसके लेवल पे सिर्फ उसे फैसिलिटेट कर लें। आओ हम ये कर लेते हैं, उससे बात करें, ये हम कर लेते हैं, उससे बात करें, पूछें, समझें। छोटी सी एक्सरसाइज मैं करता होता हूँ, मेरी बेटी 2.5 साल की है अभी, और किसी भी काम में अगर वो मुझे पेरेंट्स कहते हैं तंग कर रहे हैं, मुझे कलर्स बहुत पसंद है, मैं खुद एक बहुत बड़ा बच्चा हूँ, ठीक है, डेफिनेटली, इसलिए तो बीवियां ज्यादातर कहती है उस बच्चे को भी पाल के साथ। मैं उसको उस काम में इन्वॉल्व कर लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ियों का कोई काम कर रहा हूँ या मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं एक कोई डिवाइस उसके हाथ में भी पकड़ा दूंगा, या अगर मैं कुछ फल उठा के रख रहा हूँ कहीं पे तो मैं उसके हाथ में फल पकड़ाऊँ, कहूँगा इसको यहाँ पे रखो, हेल्प बाबा, ठीक है। तो वो इन्वॉल्व हो जाती है उस काम के अंदर। स्क्रीन टाइम 0 है मेरे बच्चे का, मेरे साथ सारा टाइम गुजरता है बगैर रोए के, और अगर रोना शुरू करे, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं उससे कहता हूँ इट्स ओके टू क्राई, कोई इशू नहीं है, आप बताओ आपको, मैं उससे प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, तो वो रोते रोते वो सारा प्रॉब्लम रिकैप रिवाइज करके मेरे साथ डिस्कशन चल रही होती है, ठीक है। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि अगर मेरे साथ सोना है उसने रात को तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ के साथ सोना है उसको प्रॉब्लम नहीं है, दादा दादी के पास जाके सोना है उसको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग, अब मैंने ये अपने वाले साहब से सीखा है, वो लविंग फादर अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या हम लोग अपने इर्द गिर्द एज मैन इस तरह के सर्कल्स क्रिएट कर सकते हैं कि जहां हम अपने दोस्तों को, भाइयों को हेल्दी एनवायरनमेंट में एडवाइस दे पाएँ या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएँ उनके साथ कि किस तरह से आपने अपने किस, आई एम स्ट्रेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई ओन बिजनेसेस एंड देन आई हैव दिस जॉब एंड देयर आर प्रॉब्लम्स, व्हाट वुड यू रिकमेंड कि इस तरह की एस्टैब्लिशमेंट सॉफ्ट होनी चाहिए या फिजिकल हार्ड होनी चाहिए? अच्छा, दोनों लेवल पे जैसे आप स्ट्रेटजी कर रहे हैं, ये आपने लर्न किया और इस्टेब्लिश किया, बच्चे को इंगेज किया, आपकी ये प्रोग्रेशन है। कुछ लेवल पे मेल जहाँ पे हम कह रहे हैं, उन सारों का स्टक पॉइंट ये होता है कि दिस इज नॉट माई बिजनेस, दिस बिलोंग्स टू द अदर पार्टी, एंड हु इज द अदर पार्टी? मदर है, सिस्टर है, दादी है, इट बिलोंग्स टू देम। जब तक ऑनरशिप नहीं आती ना पेरेंटिंग में, सॉफ्ट है हार्ड है, पेरेंटिंग के लेवल पे कंपेनियनशिप रिक्वायर्ड है। मतलब एक अकेला फरीक नहीं कर सकता पूरी जिम्मेदारी। आप रोल 11 साल वाली बच्ची की बात थी, उसके ऊपर भी मैं चाहूंगी आप कमेंट जरूर करें, लेकिन एक और हमारे साथ कॉलर हैं, याहिया, हमारे बड़े लाइव कॉलर हैं, हमारे अक्सर शोज का हिस्सा बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों को बहुत सलाम हो, डॉक्टर साहब को सलाम है। मुझे पता है टाइम हमें, मैं जल्दी से क्वेश्चन कर लेता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, देखिए बात ये कि जैसे ये है कि आजकल के बच्चों को हम जब गैजेट्स पकड़ा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को इतने आदी हो जाते हैं, लेकिन जब हम गैजेट उनसे लेते हैं तो उनका दिमाग घूम जाता है और वो इतने इरिटेट हो जाते हैं कि एक दफा तो मेरे दोस्त के एक बेटे ने अपने अब्बू को मारने की कोशिश की जब उन्होंने उससे मोबाइल छीना, वो एक गेम खेलता था। तो इस किस्म की चीजें जब हम खुद ही दे देते हैं बच्चों को, खुद ही हम उसके आदतें खराब करते हैं, तो हमें एज ए पेरेंट क्या हमारे पास जिम्मेदारी बनती है? दैट्स आई एम टू आस्क। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, थैंक यू सो मच याहिया। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? अगेन मैं जब ये स्टार्ट कर रही थी ना ये वाला सेगमेंट, तो जहन में यही था कि बच्चों को तो नहीं पता ना, 18 साल तक हम समझते हैं वो एडल्ट तो नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। मैं चाहूँगी कि वो 11 साल की बच्ची है जो बहुत ज़िद्दी है, मारने भी लगती है, उसके बारे में भी कमेंट करें यार, जिम्मेदारी क्या है? जब ज़िद्दी बच्चा हो जाता है तो उसके बैक एंड पे फैक्टर हमें ये देखने होते हैं कि क्योंकि प्री टीन साइकिल शुरू हो गया बच्ची का, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं। बीइंग इन मदर आपको इस लेवल पे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, उसकी सारी चीज़ों को आपने मॉनिटर करना है, ट्रेन भी करना है। मॉनिटर के साथ ट्रेनिंग बहुत रिक्वायर्ड होती है। अब जो ज़िद्दी हो रही है, हार्मोनल लेवल तो चल रहे हैं, साथ ही साथ उसको ना पीयर इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि वो बाहर जाना चाहती है, कुछ करना चाह रही है, कुछ खेलना चाह रही है, इंटरैक्ट। ज़्यादातर बच्चों को गैजेट क्यों चाहिए होता है? जब इस एज टाइम पीरियड में 10 से ऑनवर्ड वो पीयर टू कनेक्ट होना चाह रहे होते हैं। फ़लाँ फ्रेंड से बात करनी है, फ़लाँ ऑनलाइन आ गया है, इसके साथ गेम खेलनी है, इसके साथ बेशक डिजिटल है, लेकिन उनका जो एंडोर्फिन या आप कहें कि जो बॉडी केमिकल हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा है ना, उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए क्लासरूम में। हाँ, देखिए बेसिकली तो इंसान सोशल बीइंग है ना, उसको इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। अम्मा बाबा के साथ उस तरह से उसकी बिल्डिंग नहीं होती। ही और शी ऑलवेज रिक्वायर्ड अदर पार्टी, जो भी उसका दोस्त हो, पीयर हो, क्लास फेलो हो, जो भी नाम दे दिए, कज़न हो, तो उसके लेवल पे वो इंटरेक्ट करना चाह रहे होते हैं। तो ज़िद्दी अगर वो हो रही है मोबाइल की वजह से हो रही है या किसी भी पैटर्न की वजह से हो रही है, बैक एंड पे आपने रीजंस देखने। अगर आप रीजंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और ज़िद्दीपन ज़्यादातर आप जब छूट देते हैं। अच्छा, एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत से हम जैसे जो लोग, जो मैं इस लेवल पे कहती हूँ कि जो
इधर से भी अल्फा को भी वो मैनेज कर रहे हैं या जेंजी को भी मैनेज कर रहे हैं, और मिलेनियम की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भी कि नहीं यार तमीज़ भी करनी है, ये छूटे भी ना, ये सारी चीज़ें भी चलती रहें। तो उसके लेवल पे आप लोगों ने इन मदर को करना क्या चाहिए? इन मदर को ये है कि अपनी मॉडरेट पेरेंटिंग कंसिस्टेंट रखनी चाहिए। ठीक है। कंसिस्टेंट से मुराद क्या होती है? अगर आप एक बिहेवियर उसे सिखाना चाह रही हैं तो सब किया, ज़्यादातर मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि बच्चों को ना यहाँ से होल्ड किया करें। जब ज़िद्दी बच्चा अपने हाथ पाँव चला रहा है, किक कर रहा है, बहुत से होता है, और ज़िद्दी बच्चा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, 15-13 साल से छोटा। इसके लेवल पे आप दोनों हाथों से होल्ड करें, उसे टच दें। राइट। दूर से हम क्या कर रहे होते हैं, नहीं करो नहीं करो, वो जिद कर रहा है, वो पटक रहा है, कुछ फेंक रहा है, आप उसे क्या करते हो, वर्ड्स बोल रहे हो। वर्ड्स उस वक्त नहीं काम आते, आप सेंसरी टच दें बच्चे को। उस टाइम पे अपना बच्चा बच्ची है, उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करें। आपकी बॉडी वार्मथनेस, ये साइकोलॉजी पावर है ये आपकी, अगर आपके अंदर है तो आप अपने जिद्दी से जिद्दी और एग्रेसिव बच्चे को हैंडल कर सकते हैं विदिन 3 मिनट्स। राइट। थैंक यू सोबिया, बहुत शुक्रिया। बहुत कम वक्त के अंदर सोबिया ने बहुत अच्छी तरीके से हर इशू को जितना भी हम कर सके हैं उसके ऊपर डेलिब्रेट किया, और उसके बारे में हमें बताया कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने बच्चों की पेरेंटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्शियस पेरेंटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कुछ करने लगते हैं, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ तो बच्चे को ना बस जल्दी से मोबाइल दे दिया या कोई चीज़ खेलने के लिए दे दी, ये नहीं सोचते कि उसके असरात उसके ऊपर क्या हो रहे हैं, और शायद अनकॉन्शियसली हम उनको वो चीज़ें सिखा रहे होते हैं जो आगे जाकर हमारे लिए प्रॉब्लम बनेंगी या उनको एक हाई फंक्शनल या एक बेहतर इंसान बनाने में मददगार साबित नहीं होगी। बिल्कुल, मैं ये मोमेंट लेना चाहूँगा एक चीज़ के बारे में बात करने के लिए, और वो ये है कि आपकी लाइफ और आपका फ्यूचर आपके सामने, आपका काम, आपकी रूटीन, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी आपके सामने। फैमिली प्लानिंग को समझा जाता है एक बहुत बड़ा टैबू। प्लान करके फैमिली इसी वजह से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि फिर बच्चों का नुकसान होगा। बिल्कुल, एक्सीडेंटल नहीं इंसिडेंटल होना चाहिए। वेरी नाइसली पुट मिस सोबिया।